हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आज दोस्तों कौन सा है, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार के दिन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आज की जो है आज हिस्ट्री यानी हिस्ट्री में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, प्रोमिनेंट वॉर हुए हैं, उनकी सीरीज हमारी चलती है। तो हमने बता रखा है दोस्तों कि मैं 3 दिन हम लोग करते हैं दोस्तों। कौन कौन से दिन है ना, TTS दोस्तों क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के जितने भी प्रोमिनेंट वॉर हुए हैं यानी भारत के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का हो, चाहे वो आधुनिक भारत, उसकी हम लोग सीरीज करते हैं। तो हम लोग आज दोस्तों गुरुवार है तो आज हम लोग दोस्तों करेंगे हिस्ट्री, है ना। और दोस्तों MWF में दोस्तों हमारी क्या चलती है, MWF में दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चलती है ना। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग इस समय जो रिसेंट में जो टॉपिक कर रहे हैं यानी वर्तमान में अगर उसकी बात करें तो वो दोस्तों है हमारा इंडियन क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु जो है वो टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें 2 क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो कल फिर उसकी नेक्स्ट क्लास होगी। बट आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों हम लोग अभी पीछे जो टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत में पानीपत के युद्ध की सीरीज चल रही थी, है ना। पानीपत के 3 युद्ध दोस्तों हुए हैं। तो पहला दूसरा हम लोगों ने कर लिया था। आज जो युद्ध है पानीपत का 3rd युद्ध की बात करेंगे, है ना। तो 3rd युद्ध का दोस्तों बात करेंगे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा पानीपत के जो 3 युद्ध है वो सारी चीज़ें उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और जब तक दोस्तों आप लोग को क्या करना है, और हाँ दोस्तों जो भी अगर मेरी वीडियो को अभी नया देख रहा हो तो उसको करना क्या है कि मेरी पीछे की जो क्लासेस हैं आपको वो देख लेनी चाहिए हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं हिस्ट्री में। जैसे कि भारत में एंशिएंट काल में जैसे भारत का प्रथम युद्ध, जैसे दक्षराग युद्ध के बारे में मैंने पढ़ाया, फिर सिकंदर के आक्रमण के बारे में मैंने पढ़ाया, फिर मैंने अशोक के बारे में पढ़ाया दोस्तों, कलिंगा वॉर, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर इसके बाद हम लोग अब ये जाके पानीपत के जो युद्ध हैं 3 युद्ध उनकी सीरीज कर रहे थे और उनमें दोस्तों हम लोग 2 युद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपको बताएं तो पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध मैं रिवाइज कराता हूं। तो दोस्तों पहला हुआ तो 1526 में, किसके बीच में, तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर की विजय हुई थी और मुगल सत्ता स्थापित हुई थी और दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त हुई, ठीक है। दूसरा युद्ध दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना, द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ दोस्तों, तो 1556 में ये किसके मध्य हुआ था, तो हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोला जाता है जिसने, ठीक है, और अकबर के बीच में, जिसमें हेमू की पराजय हुई और अकबर दोस्तों जीत गया। इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो मुगल सत्ता है वो वास्तविक रूप से स्थापित हो गई और चिरकालिक तक एक लंबे समय तक दोस्तों बनी रही, ठीक है। आज का जो युद्ध है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध है, उसकी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो उससे पहले दोस्तों जो भी मेरे साथ नया जुड़ा हो दोस्तों, अगर मेरी अभी दोस्तों क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और वीडियो को जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी चीज़ें मैं अगर यहाँ डालता हूँ या अपलोड करता हूँ वीडियोस तो आपके पास मिल जाए, पहुँच जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें हर चीज युद्ध पढ़ते समय हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, एक संरचना कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने बताया है आप लोगों को, देखो पहले तो ये जानना होता है कि वो युद्ध जो है वो कब हुआ, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए आप लोगों को जानने का। फिर दोस्तों किसके मध्य हुआ, है ना, मतलब जो युद्ध हुए हैं तो 2 कोई प्रतिद्वंदी तो होंगे ना, तो किसके मध्य हुआ। फिर दोस्तों कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ। फिर दोस्तों क्यों हुआ, क्यों का मतलब कारण दोस्तों हम लोग ढूंढते हैं उसमें, क्यों हुआ, क्यों, ठीक है। फिर दोस्तों इसका परिणाम क्या निकला या प्रभाव दोस्तों, इसका परिणाम या प्रभाव दोस्तों, है ना। तो इतनी चीजें एक युद्ध में हम अगर देख लेते हैं तो हमारा युद्ध का पूरा कोई भी युद्ध हो दोस्तों
उसकी सारी चीज़ें इन्हीं 5 टॉपिक के अंदर, इन्हीं 5 जो बिंदु हैं इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ, तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों कब हुआ दोस्तों, ये तो सबको ही पता रहता है कि ये सब दोस्तों कब हुआ, 1761 में। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी युद्ध के बाद दोस्तों मराठों की दोस्तों शक्ति जो है, मराठे दोस्तों इसी युद्ध के बाद पतन की ओर चले जाते हैं और फिर कभी उभर के नहीं आते हैं। जिस तरह पानीपत के पहले, पानीपत से के तृतीय युद्ध से पहले उनकी जो शक्ति होती है, पानीपत के युद्ध में दोस्तों ये हारने के बाद इनकी शक्ति ये जो है मराठे पतन की ओर चले जाते हैं और फिर इनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो किसके मध्य हुआ दोस्तों अगर हम बात करें, तो अगर हम किसके बाद मध्य की बात अगर हम करें दोस्तों, तो ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली वर्सेस मराठा है ना, मराठा में दोस्तों अभी मैं बता दूंगा दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या था कि अहमद शाह अब्दाली के साथ में दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के साथ में कौन कौन लोग थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये युद्ध निर्णायक रहा है मराठों के तौर पर देखा जाए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ में दोस्तों अवध का नवाब दोस्तों इसी के साथ में था, अहमद शाह अब्दाली के साथ। और दोस्तों रुहेलखंड के जो लोग थे, जो शासक था दोस्तों वो, ठीक है। और पंजाब के जो दुआब के जो शासक थे, जितने भी शासक थे वो सब पंजाब के दुआब के जो शासक दोस्तों, दुआब के जो शासक थे दोस्तों, वो सब दोस्तों किसके साथ में थे, अहमद शाह अब्दाली के साथ। और मराठे दोस्तों, मराठे का भारत में किसी भी शासक ने दोस्तों मराठों का साथ नहीं दिया था। अवध तो जानते ही ना, उत्तर प्रदेश के प्रांत में आता है, रुहेलखंड दोस्तों, ठीक है। और पंजाब के दोआब वाला एरिया तो समझ ही रहे, जहाँ पे 5 नदियाँ, सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब नदियाँ, ठीक है। मराठा दोस्तों, और इस युद्ध में दोस्तों मराठों का किसी ने भी साथ नहीं दिया था, भारत में किसी ने भी। तो मराठे अकेले युद्ध कर रहे थे। बट मराठों की तरफ से कौन, देखा जाए तो कौन मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसकी अगर हम बात करें तो सदाशिव राव भाऊ, और इन्हीं के साथ इनका, देखो हाँ, और कौन था, विश्वास राव। ये बताता हूँ कौन था, विश्वास राव। दोस्तों एक चीज़ ये याद रखना है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय मराठा जो पेशवा था, मराठा पेशवा उस समय जो था वो दोस्तों कौन था, अगर मराठा पेशवा की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो था बालाजी बाजीराव। कौन था दोस्तों, बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। मराठा पेशवा दोस्तों कौन था, तो बालाजी बाजीराव। यह युद्ध में नहीं गया था, इसका भाई दोस्तों सदाशिव राव भाऊ और इसका पुत्र बालाजी बाजीराव का पुत्र दोस्तों विश्वास राव था। ये दोनों युद्ध में दोस्तों क्या कर रहे थे, मराठों का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। हालांकि नेतृत्व ज़्यादा ये था, फिर इसके बाद ये नेतृत्व में, तो ये दोनों लोग दोस्तों क्या कर रहे थे, मराठा सेना की दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे। और मराठा जो सरदार था या जो पेशवा था दोस्तों, वो इस युद्ध में नहीं गया था, क्योंकि जो पानीपत का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ दोस्तों, पंजाब यानी हरियाणा के क्षेत्र में दोस्तों हुआ है पानीपत, ठीक है, हरियाणा के क्षेत्र में हुआ है। और दोस्तों जो ये जो पेशवा होते थे वो पूना में रहते थे। तो पूना दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है दोस्तों, दक्कन वाले एरिया में है। और दोस्तों ये कहाँ गए युद्ध करने, तो है ना, पंजाब वाले इलाके में, और जो हरियाणा वाला इलाका पानीपत का, वहाँ पे युद्ध करने गए। तो युद्ध में दोस्तों बालाजी बाजीराव साथ पेशवा शामिल नहीं हुए थे। बाकी इनके तरफ से दोस्तों क्या था, इनका भाई सदाशिवराव भाऊ और इनका पुत्र दोस्तों बालाजी बाजीराव का विश्वास राव, इनके मराठा शासक मतलब उसका शासन मतलब वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इसके इन्हीं के साथ में दोस्तों एक लोग और थे, इब्राहिम गर्दी। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम गारदी दोस्तों, गर्दी नहीं गारदी। ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मराठा सेना का दोस्तों तोपखाना का दोस्तों प्रधान था दोस्तों, तोपखाना प्रधान था दोस्तों ये मराठों का। इसने बहुत युद्ध में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। हालांकि ये भी युद्ध में मारा जाता है दोस्तों, ये तीनों मारे जाते हैं युद्ध में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इब्राहिम गर्दी कौन था दोस्तों, तोपखाना, मराठों का तोपखाना विभाग होता था उसका हेड था ये, ठीक है। तो ये 3 इधर से इनके साथ में थे और इधर से इतने लोग साथ थे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि मराठों के साथ में
मतलब अहमद शाह अब्दाली के साथ में इतने राजा लोग जो जुड़ गए हैं भारत के, और मराठों के साथ कोई ना जुड़ने के पीछे कई रीजन है। जैसे कई इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो धर्म, ये मुस्लिम थे, और अवध का जो नवाब था वो भी मुस्लिम था, रुहेलखंड के जो नवाब थे वो भी मुस्लिम थे, और इसमें कुछ पंजाब के जो कुछ क्षेत्र थे वो भी मुस्लिम ही शासक थे। तो इसी वजह दोस्तों मुस्लिम धर्म के एक ही धर्म से होने के कारण दोस्तों ये लोग क्या हुआ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के साथ जुड़े। और सदाशिवराव भाऊ क्या थे, मराठे क्या थे दोस्तों, ये हिंदू थे, तो इनके साथ कोई नहीं जुड़ा। बट ये बात दोस्तों अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो उतनी सत्य नहीं है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही चीज़ है, बट इतिहास की दृष्टि से उतनी सही नहीं प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर देखा जाए तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तो मराठों के साथ भी दोस्तों इब्राहिम गर्दी जो है वो तो मुस्लिम है ना, बट उसने दोस्तों इनके प्रति पूरी निष्ठा से ये दोस्तों युद्ध किया। दूसरी चीज़, ये युद्ध में मारा भी गया। तो और दूसरी और भी मैं एग्जाम्पल अगर आप देखो और चीज़ें बताऊं तो दोस्तों देखो क्या है कि अहमद शाह अब्दाली, इनके मराठों से दोस्तों क्यों लोग इनके पक्ष में नहीं खड़े हुए, सबसे बड़ी रीज़न अगर देखा जाए तो रीज़न ये था कि जब मराठे जब अपने चरमो उत्कर्ष में थे तो ये क्या करते थे, अपने आसपास के इलाकों पे दोस्तों क्या करते थे, धावा बोलते थे, आक्रमण करते थे, और वहाँ क्या करते थे, लूट करते थे, और वहाँ से चौथ वसूलते थे। ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। तो जिससे क्या था कि जो भारत के अन्य शासक थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हो रही थी। तो ताकि है ना, इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि पंजाब वाले इलाके तक अभी जैसे पंजाब वाले इलाके तक इन्होंने क्या किया था, विजय अभियान अपना किया था। तो विजय अभियान करते समय ये रास्ते में जो भी आया है इनके रास्ते में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको दोनों इन्होंने क्या किया, उस पर आक्रमण किया है, उनसे चौथ वसूली है, और उनसे सरदेश मुखी भी वसूली है। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ है, ये एक धर्म विशेष की बात नहीं थी, लोगों का दोस्तों क्या है, इनका लोगों के प्रति अच्छा रवैया ना होने की वजह से, या कह सकते हो इनकी विस्तारवादी नीति की वजह से भारत के अन्य जो राजा थे ये इनसे असंतुष्ट थे। इसी वजह से किसी भी राजा ने इनका साथ नहीं दिया, ऐसा कह सकते। ठीक है, ऐसा ये रीजन था मेनली अगर देखा जाए, धर्म विशेष की कोई बात ऐसी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके साथ ये किनकी मत हुआ, कहाँ हुआ, कि अगर हम बात करें दोस्तों, मैं फिर इसको मिटाल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मिटाल देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लिख लेना है इसको साथ में। तो कहाँ हुआ कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो पानीपत में दोस्तों, पानीपत में हुआ ये तो कोई, ठीक है, पानीपत हरियाणा में दोस्तों, पानीपत के मैदान में दोस्तों हुआ। ठीक है, पानीपत के मैदान में हुआ। तो ये क्या हुआ, मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे बालाजी बाजीराव जो हैं, बालाजी बाजीराव से पहले दोस्तों इनके पिता जो थे बाजीराव प्रथम दोस्तों, उन्होंने उनका एक संकल्प था, उनका एक विचारधारा थी। उन्होंने पद है ना, हिंदू पद पादशाही का एक विचार दिया था। उनका विचार ये था कि जितने भी हिंदू हैं या जितने भी भारत में हिंदू राजा हैं वो एक साथ संगठित हो जाएं, और संगठित होकर दोस्तों एक साथ रहें। और क्या करना है दोस्तों कि पूरे भारत में दोस्तों जितने भी मुस्लिम या विदेशी आक्रमणकारी या जो कंपनी के लोग हैं वो उनको दोस्तों क्या करना है, उनके विरुद्ध दोस्तों एक संगठन बना लेना है, और मुस्लिमों को इस देश से भगा देना है। और क्या करना है, अटक से लेकर कटक तक, यानी अटक से लेकर कटक तक, यानी पंजाब से लेकर तमिलनाडु के जो इलाके तक, तो दोस्तों क्या पूरे में हिंदू शासक ही राज करें, ये उनका आक्रमण और ये उनका एक विचार था दोस्तों। और इसी विचार के थ्रू उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक दोस्तों 1720 से लेकर 1740 तक शासन भी किया। उन्होंने दोस्तों वो क्या करते थे कि उन्होंने अपने शासनकाल में किसी भी हिंदू राजा पर दोस्तों आक्रमण नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई मुस्लिम शासक किसी हिंदू राजा पर अगर आक्रमण करता था तो इनकी सेना दोस्तों उसके साथ में खड़ी रहती थी, हिंदू राजा के साथ में, और उसके विरुद्ध मुस्लिमों के विरुद्ध ये युद्ध करते थे। तो ये इनकी विचारधारा ये थी जो बाजीराव प्रथम थी। बट इनके जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने उनकी नीति को बदल दिया, और उन्होंने सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को हराने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, यहाँ के जो भारतीय राजा थे वो बालाजी बाजीराव की नीतियों से कुछ असंतुष्ट थे, क्योंकि ये दोस्तों क्या करते थे, किसी दूसरे पे आक्रमण करते थे, चौथ वसूलते थे, वहाँ से बहुत सारा माल धन लूटते थे,
और ये बारंबार दोस्तों ये युद्ध किया करते थे, बारंबार उस पर आक्रमण करते थे। तो इससे क्या होता था, उस राज्य में या भारत के अन्य जो क्षेत्र थे वो इनसे बहुत असंतुष्ट थे और उनको विकल्प चाहिए था कि कोई भी ऐसा शासक आए या बहुत बाहर से आक्रमणकारी आए या कोई भी हो जो क्या है मराठों को पराजित करे, ताकि क्या हो मराठे कमज़ोर हो तो हमारी कम से कम हमारी रक्षा हो सके। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ था, ये जो शासक थे, जैसे जो अवध के शासक थे और ये सारे शासक, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, तो ये जान क्यों कहाँ हुआ दोस्तों, ये तो समझ में आ गया, पानीपत के मैदान में। क्यों हुआ कि अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी देखो। क्या हुआ कि 1761 के पहले तक दोस्तों क्या हुआ, जब बालाजी बाजीराव 1740 में जब राजा बना, मतलब पेशवा बना, तो इसने दोस्तों अपने साम्राज्य विस्तार की एक नीति ने अपनाई और इन्होंने क्या किया, आसपास के जितने एरिया थे सबको जीत लिया और सबसे सरदेशमुखी और चौध वसूलने लगे। और इनका प्रभाव दोस्तों दिल्ली तक चला गया। दिल्ली का जो सुल्तान था इनके प्रभाव में आ गया, मतलब जो बादशाह था दोस्तों इनके प्रभाव में, इनके नियंत्रण में था। और दोस्तों उठी दिल्ली से दोस्तों, और ये क्या करते हुए दक्कन के एरिया से होते हुए, बुंदेलखंड होते हुए दोस्तों ये पंजाब के इलाके में पहुंच जाते हैं, इनकी सेना अपना विस्तार करते हुए। और उस समय क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली दोस्तों भारत पर आक्रमण कर चुका होता है और आक्रमण करके दोस्तों वो वापस चला जाता है और पंजाब में क्या करता है, पंजाब को वो अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जैसे जब शुरुआत में महमूद गजनवी आता है तो वो भी क्या करता है दोस्तों, पंजाब को अपने नियंत्रण में लेता है, पूरे भारत को छोड़ देता है, आक्रमण करके क्या करता है, पूरे भारत को जीतने के बाद भी दोस्तों, है ना, उससे धन लूटने के बाद दोस्तों वो क्या करता है, वापस चला जाता है और सिर्फ पंजाब को अपने नियंत्रण में रखता है। इसी तरह दोस्तों अहमद शाह अब्दाली भी क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है और भारत से धन लूटकर दोस्तों वापस चला जाता है और पंजाब में दोस्तों क्या करता है, अपने पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लेता है और पंजाब में अपने पुत्र दोस्तों तैमूर शाह को दोस्तों वहाँ का, है ना, राजा घोषित कर देता है और वहाँ से अफगान चला जाता है वापस। ठीक है, और क्या हुआ, इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ, जब ये मराठी लोग पंजाब में अपना विस्तार कर रहे थे तो इनकी सीमा जाके दोस्तों पंजाब के तैमूर शाह और से जाकर मतलब इसके पास आ गए। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, पंजाब के जो शासक थे तैमूर शाह को दोस्तों मराठों ने हरा दिया और तैमूर शाह को हरा कर दोस्तों उसको वहाँ से भागने के लिए बाध्य कर दिया और तैमूर भाग के दोस्तों अफगान गया। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, पंजाब में लूट खसोट की और वहाँ से चौध वसूलना और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, या कह लो कि पंजाब को अपने वापस लेने के लिए दोस्तों वो क्या किया, अहमद शाह अब्दाली दोस्तों भारत पर दोबारा मराठों को दंडित करने के लिए दोस्तों भारत में आया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, मराठे और अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने आ गई। ठीक है, तो ये रीज़न था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें बहुत सारा लॉस हुआ। क्या हुआ कि दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज़ दोस्तों बात ये थी कि जब मराठा जो क्या कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, मराठे हार गए। मराठे हारे दोस्तों तो सदाशिवराव भाऊ, है ना, और दोस्तों विश्वास राव और जो इब्राहिम गर्दी, ये लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है, बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि इसमें लगभग 50,000 मराठे मारे गए। ठीक है, और कई तो बहुत सारे लोग घायल हो गए। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा युद्ध था और इसमें काफ़ी लोग मराठे मारे गए। और इनके बारे में दोस्तों एक बालाजी बाजीराव को, मतलब देखो पेशवा होता है तो पेशवा को दोस्तों खबर कौन पहुंचाता है, तो यहाँ उन्हीं के साथ एक व्यापारी जाता है दोस्तों। तो एक व्यापारी दोस्तों जब जाता है बालाजी बाजीराव के पास दरबार में, तो वो बोलता है युद्ध की, जब उसको बताता है कि क्या स्थिति, तो बोलता है कि 2 मोती विलीन हो गए और कई बिखर गए। मतलब 2 मोती विलीन का मतलब दोस्तों सदाशिवराव भाऊ और दोस्तों कौन, विश्वास राव, 2 मोती हुए, ये क्या कहूँ विलीन हो गए और कई बिखर गए, मतलब दोस्तों कई लोग मारे गए। ठीक है, मोती मतलब जो उनका चाचा था और उनका दोस्तों उनका भाई था और एक इनका पुत्र था, वो दोनों मारे गए। तो इस तरीके से उनको पता चलता है। फिर क्या होता है दोस्तों, बालाजी बाजीराव इसके बाद उनको सदमा लग जाता है, बहुत बीमार होते हैं और फिर कई क्या होते हैं, उसके 1 साल बाद ही दोस्तों इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये बालाजी बाजीराव और मराठे युद्ध। सबसे मेन चीज़ दोस्तों बात यह है, मराठे हार क्यों गए अगर हम इसकी बात करें तो मराठे हारे दोस्तों क्यों, तो इसकी अगर हम उसके ऊपर बात करें तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मराठे जो थे दोस्तों वो मैदान की लड़ाई करने के लिए दोस्तों 1761 के पहले तक दोस्तों, अगर हम बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले तक दोस्तों, उन्होंने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर दोस्तों या इतनी बड़ी सेना से दोस्तों मैदान की लड़ाई में युद्ध नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों ये दक्कन के इलाके, पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते थे, मतलब रहते थे वहाँ पे, है दक्कन में पहाड़ी इलाका। और दोस्तों इनका जो युद्ध करने की जो पद्धति थी वो दोस्तों गुरिल्ला पद्धति थी। गुरिल्ला पद्धति क्या थी दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो दूसरे की जो विरोधी की सेना होती है दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको परेशान करते हैं। वो जा रही है, उसको पीछे से अटैक कर दिया, है ना, वो पीछे मुड़े तो अचानक गायब हो गए,
फिर क्या हो गया, उनका रसद उनसे लूट लिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या करते, गुरिल्ला पद्धति माहिर थे। इसीलिए दोस्तों जो शिवाजी थे, शिवाजी को दोस्तों औरंगजेब दोस्तों पहाड़ी चूहा करता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जानता था, वो उसको बहुत, मतलब शिवाजी औरंगजेब को बहुत परेशान किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या करते थे, इनकी सेना को दोस्तों वो अचानक आगमन करते थे शिवाजी, और अचानक गायब हो जाते थे। तो चूहे जैसे नहीं दोस्तों क्या होते हैं कि पहाड़ी में अचानक गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही, इसी तरह। तो इसीलिए वो दोस्तों शिवाजी को दोस्तों औरंगजेब क्या कहते थे, कहता था कि ये पहाड़ी चूहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनकी युद्ध की जो मुख्य पद्धति थी वो दोस्तों क्या थी कि वो गोरिल्ला पद्धति। और दोस्तों इन्होंने 1761 के पहले तक जो छोटे छोटे राजाओं से युद्ध किया था तो आसानी से जीत गए। बट अहमद शाह अब्दाली की दोस्तों एक बड़ी सेना थी, और मैदान की लड़ाई का दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं था कि ये वीर योद्धा नहीं थे, बट इनको एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी चीज़ ये दो है कि ये दक्कन के इलाके में रहते थे, और दोस्तों जाके पंजाब में युद्ध कर रहे हैं। पंजाब का दोस्तों एरिया दूसरा है, क्लाइमेटिक जोन अलग हो जाता है दोस्तों, है ना, थोड़ा अलग। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों जब यहाँ से चले तो और वो युद्ध दोस्तों काफ़ी लंबा चला। तो काफ़ी लंबे चलने के कारण क्या हुआ, इनकी रसद खत्म हो गई, लोग इनके भूखे मरने लगे दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि कई जो, जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे जो इनके सैनिक थे वो कहने लगे कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम लोग युद्ध ही कर लें, युद्ध में ही मर जाएं तो ज़्यादा सही है। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों युद्ध हुआ था, और इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, इनकी हार हुई। और इनकी हार होने की वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये काफ़ी लोग मारे गए। और फिर इसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये मराठों का दोस्तों पतन होता ही चला गया। इसके बाद मराठे, हालांकि बालाजी बाजीराव के मरने के बाद दोस्तों क्या हुआ, माधवराव पेशवा आया, है ना, माधवराव पेशवा बना दोस्तों। उसने 10 सालों तक दोस्तों साम्राज्य को बनाए रखा दोस्तों। उसको जो पानीपत के युद्ध में जो क्षति हुई थी उसको फिर से दोस्तों उसने खड़ा किया। बट क्या हुआ, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है 10 वर्ष के बाद दोस्तों, फिर इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो मराठा साम्राज्य वो विखंडित हो जाता है। कई छोटे छोटे सरदार आ जाते हैं, और जो क्षेत्रीय राजा हैं जिनको दोस्तों मराठों से डर रहता था वो भी दोस्तों क्या हुआ, उन पे दोस्तों वो भी स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। वो भी दोस्तों उनका भी अंदर से डर होने लगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटेन, भारत की ब्रिटेन यानी यूरोपीय कंपनियां दोस्तों थी, उनका भी मनोबल बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी उनके अकॉर्डिंग अगर सबसे बड़ी भारत में कोई सेना थी जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी दोस्तों, वो मराठे थे। और मराठे के बिखर जाने के बाद दोस्तों यूरोपीय कंपनियों को भारत पर विजय करने का मौका मिल गया, ठीक है। क्योंकि मराठों के अलावा दोस्तों ऐसा देखो, मध्य 18वीं सदी में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारत पर दोस्तों अगर कोई शासन करेगा तो दोस्तों मराठे हैं, मराठे दोस्तों क्या करेंगे, भारत पर शासन करेंगे, ऐसा लग रहा था। बट पानीपत के दोस्तों युद्ध ने दोस्तों मराठों का जो पतन की और जो मुक्त किया, उससे दोस्तों भारत की दिशा और भारत का इतिहास ही बदल गया दोस्तों। और इससे दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों को दोस्तों एक मौका मिल गया भारत के साम्राज्य विस्तार करने का, ठीक है। तो ये दोस्तों रीजन हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि इसका परिणाम क्या हुआ, और इसका है ना वही प्रभाव या परिणाम, ठीक है। तो बात मैंने बताई दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1761 में। किसके मध्य हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। और जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो उस समय पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव, ठीक है। कहाँ हुआ, तो दोस्तों पानीपत के मैदान में दोस्तों हुआ। तीसरा क्यों हुआ, तो पंजाब में तैमूर शाह का, है ना, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह शासन कर रहा था, जिसको मराठों ने अपदस्थ कर दिया। मराठों से के इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली अपने पुत्र का या अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली के भारत वापस आया, और इनके बीच में दोस्तों क्या हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो ये रीजन हो गए। परिणाम की अगर हम बात करें, परिणाम या प्रभाव की, तो हम इसको मिटाल रहे हैं, फिर मैं इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो परिणाम की अगर हम बात करें तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि मराठों की हार हुई, ठीक है, मराठों की हार हुई, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भारत को कोई विकल्प नहीं दिया। ये बात समझ, अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बट अभी समझ में आई। भारत को कोई विकल्प नहीं दिया, देखो समझो बात यहाँ ये समझनी है। ये तो समझ में आ गई कि मराठों की हार हुई, ये तो
कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दिक्कत आ रही होगी अहमद शाह अब्दाली भारत को कोई विकल्प नहीं दिया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग। देखो इसको समझना ऐसे है कि दोस्तों क्या हुआ कि मराठे जो थे वो पेशवा थे, मतलब दक्कन में शासन करते थे, और वो दक्कन से गए थे पंजाब में युद्ध करने, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली जो था वो आया था अफगानिस्तान से, काबुल से दोस्तों, और उसने दोस्तों क्या हुआ, मराठों को हरा दिया। यहाँ पे हुआ ये दोस्तों, मराठे तो हार गए दोस्तों, ठीक है, बट अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों क्या किया, जब मराठे हार भी गए तो दोस्तों उसने दिल्ली पर कोई अपना आधिपत्य नहीं जमाया, और वो क्या किया, मराठों को हराने के बाद दोस्तों वापस अफगान चला गया। तो इससे ये स्थिति हो गई। देखो सबसे मेन चीज तो ये थी दोस्तों कि जो मराठे थे वो दिल्ली पर शासन कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। दूसरा चीज है कि अफगानिस्तान के जो लोग आए, अब अहमद शाह अब्दाली आया, उसने दोस्तों आक्रमण किया, भारत में जीत लिया, पानीपत के युद्ध की जो सबसे बड़ी शक्ति को भारत में हराया, और फिर भी दोस्तों उसने क्या किया, भारत पर कोई है ना अपनी सत्ता स्थापित नहीं की और वापस चला गया। तो ये दोस्तों है कि अहमद शाह अब्दाली भारत को कोई विकल्प नहीं दिया। इसी के संदर्भ में दोस्तों एक इतिहासकार कहता है कि पानीपत के युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि कौन युद्ध करेगा, नहीं सॉरी दोस्तों, मतलब इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बट यह जरूर तय कर दिया था कि कौन शासन नहीं करेगा। मतलब कौन शासन करेगा यह तय नहीं किया। देखो अहमद शाह अब्दाली जीता, उसने शासन नहीं किया, वो तो चला गया, है ना। कौन नहीं करेगा, तो मराठे तो हार गए हैं, ये तो करेंगे ही नहीं, तो ना तो अहमद शाह अब्दाली करेगा ने किया शासन, है ना, देखो ठीक है, और ना मराठे करेंगे क्योंकि मराठे हार गए। तो कौन नहीं करेगा ये तो तय कर दिया, मतलब कौन शासन करेगा ये तो तय नहीं किया, बट कौन नहीं करेगा ये जरूर तय कर दिया, ठीक है। तो मतलब मराठे नहीं करेंगे ये तय कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अन्य यूरोपीय कंपनी जो उस समय उभर रही थी वो शासन करेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब दोस्तों तो क्या इसका कोई मतलब, तो देखो इसलिए दोस्तों क्या इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ इसका इम्पैक्ट एक क्षेत्र पड़ा है कि मराठों को इस युद्ध ने दोस्तों पतन की ओर धकेल दिया। इस युद्ध के बाद दोस्तों मराठे कभी भी उस स्थिति में नहीं उभर पाए जिस स्थिति में वो शिवाजी, बाजीराव प्रथम, है ना, या क्या नाम था उनके, पेशवा बाजीराव, है ना, इनके काल में जिस तरीके से जो मराठों की शक्ति थी उस तरीके से ये दोबारा उभर कर सामने नहीं आ पाए। और दोस्तों देखेंगे कि 1761 के बाद दोस्तों 14 वर्षों के बाद ही दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, मात्र 14 वर्षों के बाद, क्योंकि दोस्तों इनके आंतरिक जो कलह है इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है जिसका फायदा उठाकर दोस्तों अंग्रेज इनके आंतरिक कलह में हस्तक्षेप करने लगते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है ये दोस्तों। देखो क्या है कि अगर हम बात करें तीनों युद्धों की तुलना करके देखें तो क्या प्रभाव तीनों के युद्ध में हुआ है, तो देखो इसको समझ लेना थोड़ा सा, बस यही थोड़ा लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लेना है। देखो पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध जब हुआ है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर, ठीक है। इब्राहिम लोदी दोस्तों पराजित हुआ, हार गया, और दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त, और एक नए वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना। यानी दोस्तों क्या हुआ, एक वंश समाप्त हुआ और एक दूसरे वंश की स्थापना हुई। तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक मेकर एवं ब्रेकर की तरह पे युद्ध काम किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ब्रेकर मतलब दिल्ली को समाप्त कर दिया और मेकर मतलब एक नए वंश की स्थापना। तो इसने एक बड़ा प्रभाव डाला भारत पर, डाला कि नहीं डाला? क्योंकि दोस्तों एक पूरे वंश का ही, एक पूरे सत्ता का ही समाप्त हो जाने के बाद एक दूसरे सत्ता का स्थापित होना, तो ये भी बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही भारत में, ठीक है। दूसरी दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों कि द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें, ये दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ दोस्तों, तो ये हेमू और अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। तो जिसमें दोस्तों हेमू क्या होता है, दिल्ली का अपने को है ना राजा घोषित कर लेता है दिल्ली का, और दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। तो इसमें भी दोस्तों क्या होता है, अगर अकबर दोस्तों हार जाता तो क्या होता दोस्तों, तो फिर हेमू वंश की स्थापना हो जाती। हेमू अफगान था दोस्तों, जो भी होता उसका, है ना, वहां से तो फिर अब मुगल सत्ता तो समाप्त हो जाती कि नहीं, अगर अकबर हार जाता। तो ये भी दोस्तों युद्ध जो था बहुत निर्णायक रहा है
मुगल वंश के लिए और भारत के लिए भी दोस्तों। अगर भारत में अगर हेमू की शासन सत्ता स्थापित हो जाती, अगर अकबर हार जाता, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दोस्तों फिर क्या होता है, यहाँ पे एक हिंदू राजा दिल्ली पर शासन करता, और इससे क्या होता दोस्तों, एक भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को हम लोग कुछ दूसरे दिशा में पढ़ रहे होते हैं, और भारत का जो इतिहास है वो किसी दिशा की ओर मुड़ गया होता, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक निर्णायक युद्ध के तौर पर काम हुआ। बट दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, इसने क्या किया, इसने कोई बड़े वंश को समाप्त नहीं किया, क्योंकि मराठों को खत्म किया है। तो मराठे तो दिल्ली पर शासन कर नहीं रहे थे, दिल्ली पे तो मुगल बादशाह शासन कर रहा था, है ना। और अफगान दोस्तों वो बाहर से आए थे, उन्होंने तो दोस्तों युद्ध पे भारत पर वो मतलब दिल्ली पर शासन स्थापित किया नहीं। ये उसका एक ऐसा प्रभाव है जो भारत पे तो नहीं, भारत पे पड़ा है दोस्तों, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों मराठे समाप्त होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, कंपनी की शक्तियां दोस्तों बढ़ गई। मराठों को जो भारत को में अगर किसी को कंपनी को कोई अगर रोक सकता था तो वो मराठे ही थे। तो मराठे तो समाप्त हो गए, और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने शासन किया नहीं। तो सबसे मेन चीज़ यही प्रभाव हुआ कि भारत पे शासन का एक जो दायित्व था, जो मराठे के ऊपर जो था, ऐसा लग रहा था कि मराठे शासन करेंगे, वो दोस्तों खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों की शक्ति थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, 1757 से लेकर 1764, ये दोस्तों 7 वर्ष दोस्तों अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए एकदम दोस्तों गोल्डन 7 ईयर बोल सकते हैं। मैं इसको दोस्तों अंग्रेजों के लिए दोस्तों गोल्डन 7 ईयर बोलता हूँ। बताऊँ कैसे दोस्तों, गोल्डन 7 ईयर। मैं अंग्रेजों के लिए दोस्तों ये गोल्डन 7 ईयर, यानी ये 7 ईयर उनके लिए गोल्ड थे। क्यों दोस्तों? 1757 दोस्तों इन्होंने क्या जीता, प्लासी का युद्ध जीता अंग्रेजों ने, जिसमें दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर दोस्तों प्लासी का युद्ध जीता। फिर 1759 में दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने बेदरा की लड़ाई में दोस्तों क्या हुआ, बेदरा की लड़ाई जिसको चिलसरा की लड़ाई भी बोलते हैं, उनको डचों को हरा के भगा दिया दोस्तों भारत से। 1760 में दोस्तों क्या हुआ, बांडीवास का युद्ध हुआ दोस्तों। वांडीवास में युद्ध में दोस्तों फ्रांसीसियों को हराकर दोस्तों भारत से भगा दिया। 1761 में दोस्तों मराठे दोस्तों हार गए, जो इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे भारत में, वो चले गए। ठीक है दोस्तों, 1764 में दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों भारत की संयुक्त सेना यानी बहादुर शाह जफर और दोस्तों सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना को दोस्तों हराया, और क्या हुआ, बंगाल प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। तो ये 7 ईयर दोस्तों, पहले डच को हराया जो इनके प्रतिद्वंदी थे, फ्रांसीसी हराए जो इनका प्रतिद्वंदी थे, मराठे हार गए जो इनके प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के, और 1764 में बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया बक्सर के युद्ध के बाद। तो ये दोस्तों इसीलिए इनके लिए 7 ईयर जो थे बीच में दोस्तों, ये बहुत गोल्डन ईयर थे, इसीलिए मैं इनको गोल्डन ईयर, इसी 7 ईयर के बाद से दोस्तों ये तय हो जाता है कि दोस्तों भारत पर अंग्रेज ही शासन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, किसके बारे में दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, जितना कुछ आपको जानना चाहिए था, और आसपास के जितना भी घटनाक्रम। ठीक है, तो अब ये हमारा यही तक था। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब नए बैटल और नए युद्ध के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना क्या करना है, रिवीजन करिए पीछे की चीज़ें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आ रही हो दोस्तों, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दूसरों को शेयर करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। तो मेरे को बस यही आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो शेयर कर देंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे अप्रिशिएट होता है कि दोस्तों बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, तो मैं दुगनी एनर्जी से, अभी भी मैं ऐसा नहीं कि पूरी एनर्जी से काम करता हूँ, फिर मैं और ज़्यादा एनर्जी से शायद करूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग समझदार हैं दोस्तों, और आप लोगों से ज़्यादा कहना भी ठीक है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और दोस्तों पढ़ते रहिए, और ज्योग्राफी की जो सीरीज चली उसको भी जरूर देखते रहें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इंडियन क्लाइमेट दोस्तों। मैं आप 2 क्लास कराया हूँ, अब बेसिक से एकदम मैंने आपको पढ़ाया, आप एक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करके देख लीजिएगा, आपको अनुभव हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यूट्यूब पर इस तरीके से मैं हर चीज़ को, जिस तरीके से मैं ज्योग्राफी में हूँ या हिस्ट्री में बांट के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ें आपको कहीं बहुत कम ही लोग मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मैं इसी के साथ कल मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।